वही है। श्रेष्ठ कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर जो पढ़ा था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी और एस्केलेशन की मैट्रिक्स निकाल ली थी और पोजीशन एस्केलेशन और वेलोसिटी जो निकाली थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने 3 फाइंड आउट करी थी, वो तीनों निकल चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, रोटेशनल मैट्रिक्स। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स। और जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो पढ़ी है उसके अंदर हमने 3 चीज निकाली, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकल। जो पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये पढ़ चुके हैं। तीनों की मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। वो नया टॉपिक क्या है देखते हैं। वो है आपका रोटेशनल मैट्रिक्स, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आज आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करना है। उसके बाद आपने जो कल 3x3 की मैट्रिक्स बनाई थी उसमें 9 आइडेंटिटीज थी, C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33। ये 3x3 की मैट्रिक्स थी और ये जो आपके 9 कंपोनेंट्स निकले थे आज उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको रोटेशनल मैट्रिक्स के अंदर। टॉपिक डालिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको फाइंड आउट करके लाना है जो आपने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है उसके अंदर 9 कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज देखिए क्या था। ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इधर देखो, ये ओरिजिन है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड है तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एस फ्रेम। इसको लिखा हमने एस फ्रेम, ये एस फ्रेम है। सेम मैंने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया एस डैश फ्रेम, जो इसके ऊपर ओवरलैप है, दोनों एक दूसरे की ओवरलैप है। अगर ओवरलैप है तो यही एक्स डैश होगा, यही आपका वाई डैश होगा और यही आपका जेड डैश होगा। तो और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एस डैश फ्रेम। ये आपका फिगर फर्स्ट है। सबसे पहले दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैशाली मैम, ये बच्चा डेली आता है और वैशाली मैम की क्लास पूछ के चला जाता है। ये वैशाली मैम की क्लास पूछ रहा है, नहीं होगी बोलो ना। नहीं होगी क्लास वैशाली मैम की, छुट्टी पर है वैशाली मैम। देखिए अब मुझे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, एक माना एस फ्रेम और एक माना एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम फर्स्ट कंडीशन के अंदर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अगर ओवरलैप है तो यही एक्स होगा, यही एक्स डैश, वाई वाई डैश, जे और जेड डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये फिगर फर्स्ट है। अब आपको रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है तो आपको क्या करना है? एक फ्रेम को तो पकड़े रखना है और दूसरे फ्रेम को रोटेट करना है। अब मैं रोटेशनल पढ़ रही हूँ तो मुझे रोटेट करके लाना है। ये सेकंड फिगर देखते हैं।
अब देखिए, ये ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। फर्स्ट क्या करना है आपको, एक फ्रेम को पकड़ना है और दूसरे फ्रेम को रोटेट करना है। मैंने एस फ्रेम को तो पकड़ लिया और एस डैश फ्रेम को रोटेट कर दिया। और उस फ्रेम को कब तक रोटेट करना है, इसके अंदर एक कंडीशन है। आपको दूसरे फ्रेम को जब तक रोटेट करना है, रोटेट करते जाइए करते जाइए करते जाइए। कब तक रोटेट करोगे, जब तक जेड और जेड डैश तो ओवरलैप ना हो जाए। ये दोनों जेड वाली एक्सिस, जेड और जेड डैश तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, और एक्स और एक्स डैश किसी एंगल से रोटेट हो जाएंगे। ये एक्स डैश यहाँ पहुंच जाएगा और वाई डैश यहाँ पहुंच जाएगा। आपको एस डैश फ्रेम को जब तक रोटेट करना है जब तक एस और एस फ्रेम की कोई भी एक एक्सिस, जेड मैंने मानी जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस ओवरलैप हो जाए और बाकी दोनों रोटेट हो जाएं। आपको रोटेट करते जाना है करते जाना है करते जाना है, और वो सिचुएशन लानी है जब एक एक्सिस आपकी, एक कोई भी एक्सिस आपकी ओवरलैप हो, बाकी की दोनों एक्सिस आपकी रोटेट हो जाए। और किस एंगल से रोटेट कर रहे हो आप, थीटा एंगल से। तो ये एक्स यहाँ से पहुंचा एक्स थीटा एंगल पर, वाई वाई डैश पर आया थीटा एंगल पर। ये तो है आपका एस फ्रेम और ये वाला है आपका एस डैश फ्रेम, और इनकी एक एक्सिस जेड और जेड डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अब मुझे पोजीशन फाइंड आउट करके लानी है किसी पार्टिकल की। अब आइए, अब देखते हैं स्टार्टिंग। ये वाला मिटा रही हूँ क्योंकि काम आपको इसी से करना है। मैंने क्या बताया था, हम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उनको हमने रोटेट करा था। तो हमारी 9 आइडेंटिटीज निकली थी, 3x3 की मैट्रिक्स निकली थी, जिसके अंदर 9 कंपोनेंट थे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इन 9 कंपोनेंट की वैल्यू आपको इस आर्टिकल से फाइंड आउट करके लानी है। मैं उन 9 जो कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी इसकी हेल्प से। कैसे करते हैं, आइए। सबसे पहले एस और एस डैश फ्रेम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है। फिर एस फ्रेम को कांस्टेंट रखे एस डैश फ्रेम को रोटेट किया जाता है, और जब तक रोटेट किया जाता है जब तक जेड और जेड डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, और बाकी दोनों एक्सिस थीटा एंगल से रोटेट हो जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे 9 कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे हम C11 की। C11 था वो क्या था आपका, कल हमने C11 कांस्टेंट नाम वैल्यू दिया था। किसको दिया था C11, कॉस थीटा, और थीटा था एक्स डैश ओ एक्स। आपने उसको C11 नाम दिया था। C11 था वो था आपका कॉस एक्स डैश ओ एक्स। अगर याद नहीं है किसी को तो आप कल वाला आर्टिकल देखिए वापस से, और देखिए वहां पर C11 एक कांस्टेंट नाम हमने इस वाले एंगल को नाम दिया था एक्स डैश ओ एक्स को, C12 कॉस एक्स डैश ओ वाई को, C13 कॉस एक्स डैश ओ जेड को। मुझे इन 9 कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C21 नाम दिया था कॉस वाई डैश ओ एक्स को, C22 नाम दिया था कॉस वाई डैश ओ वाई को, C23 नाम दिया था कॉस वाई डैश ओ जेड को। पहले मैं इनकी निकाल लेती हूँ, वो 3 वाला बाद में लिख लूंगी। क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हैं, क्लास किसकी क्लास पूछ रहे हैं, पता नहीं। अब देखो C11 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। C11 क्या है, कॉस एक्स डैश ओ एक्स। आ जाओ डायग्राम के अंदर, देखो जरा एक्स डैश ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश ओ एक्स कितना है, थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी C11 की, और C11 तब निकलेगा जब कॉस एक्स डैश ओ एक्स की वैल्यू निकलेगी। कॉस एक्स डैश ओ एक्स की वैल्यू कितना है, थीटा। तो मतलब कॉस
और इसकी वैल्यू कितनी है थीटा। तो मतलब आपका C11 जो है वो कितना है cos थीटा। अब दूसरा निकालते हैं। अब निकालना है C12। C12 क्या है cos x डैश ओ वाई। आइए cos x डैश ओ वाई, x डैश ओ वाई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये रहा x डैश ओ वाई कितनी निकलेगी। ये क्या है आपका 90 डिग्री। ये 90 होता है। 90 में से अगर ये थीटा हटा दें तो ये निकल जाएगा बचा हुआ। 90 में से अगर ये थीटा हटा दूं, ये 90 होता है। एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये थीटा रिमूव कर दीजिए तो क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। यही एंगल बचेगा एक्स डैश ओ वाई में। तो इसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पर एंगल चेंज हो जाते हैं। cos साइन में हो जाता है, साइन cos में हो जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा आपका साइन थीटा के बराबर। तो C12 की वैल्यू कितनी निकली साइन थीटा। अब निकालते हैं C13 cos x डैश ओ जेड। cos x डैश ओ जेड आइए x डैश ओ जेड। जेड और जेड डैश क्या है एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसे x डैश ओ जेड बोलूं तो मैं इसे x डैश ओ जेड डैश भी बोल सकती हूँ क्योंकि जेड और जेड डैश तो क्या है एक दूसरे के ऊपर। जेड और जेड डैश क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अगर ओवरलैप है तो x डैश ओ जेड बोल लीजिए या x डैश ओ जेड डैश बोल लीजिए, बात एक ही है। और आपको पता है x डैश और जेड डैश के बीच में एंगल कितना चलता है 90 डिग्री क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं तीनों परपेंडिकुलर। x y z एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ही x डैश y डैश और z डैश भी एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं परपेंडिकुलर। तो मतलब x डैश ओ जेड डैश या x डैश ओ जेड की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब C13 कंपोनेंट जो है वो क्या वैल्यू कितनी आई इसकी 0। C11 आया cos थीटा, C12 आया sin थीटा और C13 आ गया आपका 0। अब निकालना है C21 cos y डैश ओ एक्स। आओ y डैश ओ एक्स का है ये हटा रही हूँ मैं। y डैश ओ एक्स आ जाओ। ये तो थीटा है। अब हमें पता है y डैश और x डैश के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये y डैश और x डैश के बीच में तो 90 डिग्री होगा। आपको y डैश ओ x के बीच में निकालना है। तो मतलब ये पूरा एंगल निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ तक का निकालना है तो 90 तो ये हो गया और थीटा ये हो गया। तो दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एंगल निकल जाएगा y डैश से लेकर x तक का कितना निकलेगा 90 डिग्री प्लस थीटा। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा y डैश ओ x का एंगल कितना निकला 90 डिग्री प्लस थीटा। और cos 90 प्लस थीटा क्या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका नेगेटिव माइनस साइन थीटा। क्लियर है सबको ये वैल्यूज कैसे निकल रही हैं समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट C22 निकालते हैं y डैश ओ y cos। अब y डैश ओ y के बीच में एंगल देखो y डैश ओ y कितना एंगल है थीटा। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा केवल cos थीटा। तो ये तो क्या आएगा केवल cos थीटा। नेक्स्ट y डैश ओ z y डैश ओ z या y डैश ओ z डैश ये भी बोल सकते हैं दोनों बराबर ही हैं। y डैश ओ z बोल लीजिए या y डैश ओ z डैश बोल लीजिए। और y डैश और z डैश एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहते हैं तो ये कितने का होगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के होने से वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब आपकी मैंने 6 तो निकाल दी C11 cos थीटा, C12 sin थीटा, C13 0।
C21 माइनस साइन थीटा, C22 कॉस थीटा और C23 जीरो। अब तीन और रह गई हैं, C31, C32 और C33। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, फिर आगे के तीन और निकालते हैं। रफ कर रही हूं मैं अब इसे। अब निकालते हैं हम C31, C31, C32 और C33। C31 कितना था? कॉस जेड डैश ओ एक्स। ये क्या था? कॉस जेड डैश ओ वाई। ये क्या था? कॉस जेड डैश ओ जेड। ये 9 थे, ये तीन कंपोनेंट्स थे। आ जाओ अब जरा जेड डैश ओ एक्स निकालो। जेड डैश ओ एक्स, अगर हम जेड डैश ओ एक्स निकाल रहे हैं तो इसे जेड ओ एक्स भी बोल सकते हैं। और एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कॉस जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ वाई, अगर जेड डैश ओ वाई बोल सकते हैं तो जेड ओ वाई भी बोल सकते हैं। और वाई और जेड के बीच में एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री। तो ये भी क्या आएगा? कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। लास्ट में था जेड डैश ओ जेड, जेड डैश ओ जेड मतलब यही दोनों, जेड डैश भी यही है, जेड भी यही है। तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? अब ये एंगल आप बताओगे, जेड डैश ओ जेड के बीच में एंगल कितना होगा? कॉस जेड डैश ओ जेड के बीच में एंगल कितना है? जीरो। गुड। जीरो, जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब आपकी मैंने जो 90 डिग्री कैसे होगा? 90 नहीं होगा, जीरो होगा। जेड डैश ओ जेड दोनों एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर होने का मतलब है एंगल जीरो है, 90 डिग्री नहीं है। अब मैंने ये आपके जो 9 कंपोनेंट थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। 9 कंपोनेंट्स निकाले थे, C11, C12, इन 9 कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल दिया। वो जो इक्वेशन ली थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कल निकाली है पोजीशन वेक्टर की, उनमें रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। आइए पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी आपकी? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यही था। एक्स C11 वाई C12 और जेड C13, एक्स C21 वाई C22 और जेड C23, एक्स C31 वाई C32 और जेड C33। वैल्यूज रख रही हूँ मैं इनकी। एक्स सबसे पहले C11 की वैल्यू हमने क्या निकाली? कॉस थीटा। देखते जाना आप लोग। प्लस वाई C12 की वैल्यू क्या निकाली? साइन थीटा। जेड और C13 की वैल्यू कितनी थी? जीरो। इधर आ जाओ, एक्स C21 और C21 की वैल्यू क्या निकली थी? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। वाई C22 की कितनी निकली थी? कॉस थीटा। और C23 की वैल्यू कितनी निकली थी? जीरो। अब इधर आ जाओ, एक्स C31 की वैल्यू कितनी निकली? जीरो। C32 की कितनी निकली? जीरो। और C33 की कितनी निकली? 1। ये आपके 9 कंपोनेंट्स की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
हाँ निकला। अब मैट्रिक्स फॉर्म लिख रही हूँ इसकी मैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और यहाँ था आपका एक्स वाई जेड। बनाइए इसकी मैट्रिक्स। यहाँ क्या थी, C11 C12 C13। C11 की वैल्यू क्या निकली, कॉस थीटा साइन थीटा और 0। C21 निकला माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, और C31 0 0 और 1। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म निकलाई है पोजीशन वेक्टर के लिए। ये पोजीशन वेक्टर के लिए इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। अब मैं आपने फिर इसके बाद पोजीशन के बाद निकाला था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फिर निकाला था एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनकी वैल्यूज एस्केलेशन और वेलोसिटी की में क्या डिफरेंस होगा, उनकी मैट्रिक्स फॉर्म और बना देते हैं। पूरा आर्टिकल तो कल कर चुके हैं, पर इनकी मैट्रिक्स फॉर्म में बना रही हूँ सबकी, और इनकी इक्वेशंस लिख रही हूँ। पोजीशन की लिख चुकी हूँ, अब लिख रही हूँ वेलोसिटी की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलोसिटी क्या था, बी एक्स डैश बी वाई डैश बी जेड डैश। एक्स C11 कॉस थीटा, एक्स नहीं था वी एक्स था, वी एक्स कॉस थीटा, बी वाई C12 साइन थीटा, वी जेड C13 0, वी एक्स माइनस साइन थीटा, C11 माइनस साइन थीटा, C12 कॉस थीटा, C13 0, वी जेड डैश बी एक्स 0 वी वाई 0 वी जेड 1। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इसके ऊपर डाल देना हेडिंग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये कल वाली इक्वेशन है, केवल कल वाली इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर रही हूँ C11 C12 और C13 की। जो कल पढ़ा था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वही है, बस वैल्यूज रख रहे हैं। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश, कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, वी एक्स वी वाई वी जेड। ये आ गया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब एक लास्ट बचा है एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें और रख दीजिए वैल्यू और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना दीजिए कंप्लीट। फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह डालिए एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। बी एक्स वी वाई वी डैश जेड डैश की जगह हो जाएगा ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश। वी एक्स की जगह हो जाएगा ए एक्स, वी वाई की जगह हो जाएगा ए वाई, वी जेड की जगह हो जाएगा ए जेड। ए एक्स ए एक्स ए एक्स, ए वाई ए वाई ए वाई, ए जेड ए जेड ए जेड। मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश। यहाँ हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड। ये आ गया आपका एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका।
ये टॉपिक जो कल चल रहा था वो आज जाके एंड हो गया है, उसकी वैल्यूज भी निकल गई आपकी 9 कंपोनेंट्स की। 3x3 मैट्रिक्स जो थी वो 3x3 मैट्रिक्स ही हम रोटेशनल मैट्रिक्स नाम दिया था मैंने, कोसाइन मैट्रिक्स जिसे बोला था, ये रोटेशनल मैट्रिक्स भी कहलाती है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ये इनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। फिर हमने उसके बाद पोजिशन, वेलोसिटी और एक्सलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, इन वैल्यूज को पुट करके ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपका बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ जो इससे कोई रिलेशन नहीं है। चलिए डालिए नेक्स्ट टॉपिक। पहले रिजॉइन कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक।